नमस्कार, चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ हिस्ट्री का एक नया चैप्टर। मैंने आपको बोला था कि बहुत जल्द आपका सीयूटी का एग्जाम है और उस सीयूटी के एग्जाम के पहले मैं चाहता हूँ कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। सो इसी कड़ी में मैं आपके साथ एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ और इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 है और इस चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, यानी कि राजा, किसान, नगर, अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमीज 600 BC टू 600 CE। यानी कि इस चैप्टर में मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद भारत के अलग अलग हिस्सों में डेवलप हुए, अलग अलग एरियाज में डेवलप हुए। इन्हीं 16 महाजनपदों के बारे में मैं और आप व्यवस्थित रूप से जानकारी कलेक्ट करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो बिना देरी किए आज अपने चैप्टर को शुरू कर देते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इस चैप्टर में सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसके द्वारा सर्वप्रथम अशोक की ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो एक पहले टॉपिक से होती है जिसका नाम है प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी। दैट मीन्स प्रिंसेप तथा प्रियदर्शी। यहां पर प्रिंसेप का मतलब क्या है वो अभी आपको मैं समझाऊंगा और मैं प्रियदर्शी का मतलब क्या है ये भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से किसके द्वारा सर्वप्रथम अशोक की ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी डोमिंगो पेस, ऑप्शन डी जोवानी कारेरी। इन ऑप्शंस के माध्यम से भी अपन आगे चीजें समझेंगे। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, मैं सभी का आंसर देखूंगा। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। बिल्कुल, अब ध्यान से सुनिए। जब मैं बात करता हूं कि निम्न में से किसके द्वारा अशोक की ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया, तो आंसर है इस व्यक्ति का, जेम्स प्रिंसेप। 1836 में अशोक की ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में लिखे गए इंस्क्रिप्शंस को, पिलर्स को और स्तंभ लेखों को पढ़ने का काम इस व्यक्ति ने किया। इसी वजह से इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जेम्स प्रिंसेप कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। दूसरा ये बताता है कि पिलर्स पर जगह जगह प्रियदर्शी शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब यहां प्रियदर्शी का मतलब क्या है? प्रियदर्शी का मतलब क्या है? पीजेंट बिहोल्ड, यानी कि सुंदर मुखाकृति वाला राजा। अब ये सुंदर मुखाकृति वाली राजा कौन था? देखने में सुंदर राजा कौन था? पीजेंट बिहोल्ड राजा कौन था? तो आंसर है मौर्य किंग अशोक। तो अशोक के बारे में ये बताता है। दूसरा व्यक्ति है जॉन मार्शल। आपको बता चुका हूं, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड था, जिसने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में ये बताया कि भारत में एक नई सिविलाइजेशन हुई है। और इसके बारे में एस.एन. रॉय ने अपनी बुक में बताया था कि द स्टोरी द आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, उस बुक में बताया था कि जॉन मार्शल ने भारत को 3000 साल पीछे पहुंचा दिया था। दूसरा डोमिंगो पेस, एक पुर्तगाली यात्री था, आपको याद रखना है इसके बारे में। और जोवानी कारेरी ये बताता है कि भारत में दुनिया भर का सिल्वर घूमता घूमता भारत में आ जाता था। क्यों आ जाता था? क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में ट्रेड करता था, इसी वजह से दुनिया भर का सिल्वर घूमता घूमता भारत पहुंच जाता था। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि निम्न में से किसके द्वारा सर्वप्रथम अशोक की ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। आंसर है जेम्स प्रिंसेप। मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए एक बार इंग्लिश में भी, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिसाइफर्ड ब्राह्मी खरोष्टी इंस्क्रिप्ट ऑफ अशोका। अशोका की ब्राह्मी और खरोष्टी इंस्क्रिप्ट को किसने सर्वप्रथम पढ़ा? तो आंसर है जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले पढ़ा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मौर्य वंश के किस शासक के लिए देवानपीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? अब कौन सा शासक है जिसके लिए देवानपीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, ऑप्शन बी अशोक के लिए, ऑप्शन सी बिंदुसार के लिए या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के लिए। जल्दी बता दीजिए, मौर्य वंश के किस शासक के लिए देवानपीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, फिर मैं आपको बताता हूं। जल्दी बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, मौर्य वंश के किस शासक के लिए देवानपीय? तो आंसर है अशोक के लिए। मौर्य वंश के शासक, तीसरे शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र, ग्रैंडसन अशोक के लिए देवानपीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि देवताओं का प्रिय। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या है आपको याद रखना है? 321 BC में, 321 BC में इस व्यक्ति ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसकी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। 321 BC में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से इसकी स्थापना की। आपको याद रखना है समुद्रगुप्त क्या था? समुद्रगुप्त आपको याद रखना है गुप्ता डायनेस्टी का रूलर था, गुप्त रूलर था। और इसके ने प्रयागराज में इसके राज्य कवि क्या नाम था? हरिसेन के द्वारा इसके लिए
प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई और संस्कृत भाषा में, और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन। इस व्यक्ति को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसने बोला भारत का नेपोलियन इसे? तो एक इतिहासकार हुआ है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने इसके लिए क्या इस्तेमाल किया है? भारत का नेपोलियन शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये बात याद रखिएगा यहां पे। तो मैंने क्या बोला, कौन से रूलर को देवानप्रिय का टाइटल मिला? तो आंसर है अशोक के लिए देवानप्रिय का टाइटल मिला। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। फॉर विच रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी वॉज द टर्म देवानप्रिय यूज्ड? योर आंसर इज अशोका। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आइए। अगला टॉपिक क्या है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपद की जानकारी देता है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपद 16 महाजनपदा के बारे में बताता है। ऑप्शन ए, क्या वो अशोक वादान है? ऑप्शन बी, नलियारा दिव्य प्रबंधम है? ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय है? या ऑप्शन डी, राजतरंगिणी है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दे दीजिए कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की जानकारी आपको प्रदान कराता है? कौन सा 16 महाजनपद के बारे में बताता है? जल्दी बता दीजिए। तो अगर ध्यान से पढ़ोगे और आपने पढ़ा होगा तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। क्या है आंसर? अंगुत्तर निकाय। एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जो ये बताता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और इसमें से ज्यादातर महाजनपद उत्तर भारत में थे, नॉर्थ इंडिया में थे। एकमात्र महाजनपद साउथ इंडिया में था जिसका नाम था अस्मक। दूसरा मैंने बताया था कि इन महाजनपदों के रूल को चलाने का काम वंशानुगत रूलर्स करते थे, हायरार्किकल किंग्स करते थे। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे थे जहां पर रिपब्लिक सिस्टम देखने को मिलता था, जहां कुछ दिनों बाद राजा को चेंज करके नए राजा को लाया जाता था, जिसे संघ के नाम से जाना जाता। और याद रखिए इसको लोगों के द्वारा उसके रूलर को चुना जाता था, और लोगों के द्वारा जहां पर रूलर को चुना जाता है उस व्यवस्था को ओलिगार्की कहते हैं। जहां पर कई सारे लोग मिलकर रूल करते हैं उस व्यवस्था को ओलिगार्की कहा जाता है। तो ये बात याद रखिए इसके बारे में। तो मैंने क्या बताया, निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की जानकारी देता है? अंगुत्तर निकाय। अब क्वेश्चन उठता है अशोक वादान, ये क्या है? ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है और ये बताता है कि अशोक के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में 84,000 स्तूपास बनाए गए थे। 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने देश के अलग अलग हिस्सों में किया था। कौन से में? अशोक वादान। नलियारा दिव्य प्रबंधम क्या है? तो नलियारा दिव्य प्रबंधम एक अलवार ग्रंथ है। कौन सा है? अलवार ग्रंथ है। आपको पता होना चाहिए साउथ के अंदर अलवार तथा नैनार दो वो हुए हैं, संत हुए हैं। अलवार संत भगवान विष्णु को मानते थे, नैनार संत भगवान शिव को मानते थे। तो अलवारों के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसे नलियारा दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। तो राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। और राजतरंगिणी किसके बारे में बताती है? कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। महर्षि कश्यप की जन्मभूमि को कश्मीर कहा जाता है और इस कश्मीर का इतिहास मुझे और आपको राजतरंगिणी से मिलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए। तो कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की जानकारी देता है? आंसर है आपका अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों की जानकारी देता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, इंग्लिश में पढ़िए एक बार। Which of the following text given information about 16 महाजनपदा? Your answer is अंगुत्तर निकाया। अशोक वादान क्या बोलता है? 84,000 स्तूपा was built by Ashoka in different part of the country। फिर नलियारा दिव्य प्रबंधम it is related to अलवार सेंट। और लास्ट में राजतरंगिणी wrote by the कल्हण which is provide information about the history of कश्मीर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। निम्न में से कौन सी विशेषता महाजनपदों की नहीं है? आपसे पूछा है कौन सा फीचर महाजनपदों का नहीं है? ऑप्शन ए, सभी महाजनपदों का शासन वंशानुगत था। ध्यान से सुनिए। अस्मक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। अस्मक एकमात्र महाजनपद था विच इज सिचुएटेड इन द साउथ इंडिया। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी थी जो प्रशासनिक क्रियाकलाप का केंद्र होती थी। प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक कैपिटल थी और कुछ महाजनपदों का शासन लोगों का समूह करता था। कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां पर लोगों का समूह रूल करता था और ऐसी व्यवस्था को ओलिगार्की कहा जाता है। आपको बताना है निम्न में से कौन सी विशेषता महाजनपदों की नहीं है। मैं साइड हो रहा हूं, एक बार आप पढ़िए तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सी विशेषता इनमें से महाजनपदों की नहीं है। देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। मैं साइड में हो गया हूं और जल्दी जल्दी मेरे को आंसर दे दीजिए। ध्यान से समझ के आंसर दीजिएगा, आप आंसर दे पाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, जरा बता दीजिए कौन सी विशेषता महाजनपदों की नहीं है। देख लिया, बहुत बढ़िया। अब जरा आइए, तो कौन सी विशेषता महाजनपदों की नहीं है? देखिए, सभी महाजनपदों का शासन वंशानुगत था, यही विशेषता नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां पर
वंशानुगत हेयरआर्किकल सिस्टम देखने को मिलता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन कुछ ऐसे थे जहां पर लोगों का ग्रुप रूल करता था, और वो रिपब्लिक थे। रिपब्लिक का मतलब ही क्या होता है? जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, हेड ऑफ द स्टेट को चुनते हैं, उसको रिपब्लिक बोलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट ही गलत हो जाती है, ये वाला महाजनपदों का फीचर नहीं था। दूसरा, असमक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, बिल्कुल सही बात है। टोटल 16 महाजनपद, 15 situated in the North India, only single one which is situated in the South India near the गोदावरी रिवर वैली, और इसका नाम क्या था? इट वॉज असमक, एंड इसकी कैपिटल क्या थी? पोटली। दिमाग में रखिएगा इसके बारे में। उसके बाद प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी जो प्रशासनिक क्रियाकलाप की केंद्र थी, बिल्कुल। एवरी महाजनपद वाज हैड देयर ओन कैपिटल विच इज फेमस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, याद रखिएगा। और कुछ महाजनपदों का शासन लोगों का समूह करता था, कुछ महाजनपदों पर ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे, जिस व्यवस्था को ओलिगार्की कहा जाता था। तो आपको अब समझ में आ गया होगा 16 महाजनपदों के बारे में। जरा आइए, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द महाजनपद? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स महाजनपदों की नहीं होती थी? ऑप्शन बता चुका हूं। द रूल ऑफ ऑल महाजनपद वाज हेरिडिटरी या हेयरकी? जी नहीं, हेयरकी नहीं होता था। बाकी सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किन कारणों के चलते मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बना? आपको पता होना चाहिए कि 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद मगध था। मगध सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम हुआ करता था। 600 बीसी से लेकर 400 बीसी के बीच में मगधा सबसे ग्रेट पावर बनकर इमर्ज हुआ। अब क्वेश्चन उठता है, क्यों? ऐसा मगधा के पास क्या था? तो देखिए जरा, ऑप्शंस हैं। यह गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में बसा हुआ था, ऑप्शन ए। इसकी किलेबंद राजधानी थी जिसे जीत पाना मुश्किल था, ऑप्शन सी। इस क्षेत्र में लोहे की खानें तथा घने वन मौजूद थे, ऑप्शन डी। नदी मार्गों से व्यापार आसानी से हो जाता था। आपको बताना है कौन सा इसमें किन कारणों के चलते। तो यहां पर आपको याद रखना है ये चारों कारण ही सही हैं, एक भी और स्टेटमेंट गलत नहीं है। मगधा, अब ध्यान से सुनो, 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा पावरफुल मगध आपको पता होना चाहिए गंगा और यमुना वाले दोआब वाले क्षेत्र में था। यह क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा होता था। इस क्षेत्र में नदी मार्ग काफी व्यवस्थित थे, रिवर रूट काफी अच्छे थे, जिसकी हेल्प से आसानी से ट्रेड हो जाता था। इस क्षेत्र में अब इसकी अपनी किलेबंद राजधानी थी। शुरुआती मगध की राजधानी राजगीर हुआ करती थी, बाद में इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र की गई। इस क्षेत्र में लोहे की खानें थी, लोहे की खानों से आसानी से हथियार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए आयरन अवेलेबल हो जाता था, वेपन्स बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए आयरन अवेलेबल हो जाता था। साथ ही इस रीजन में बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल थे, जहां से सेना के लिए हाथी मिल जाते थे। और लास्ट में नदी मार्गों से व्यापार आसानी से हो जाता था। और इसके पावरफुल रूलर जैसे बिंबिसार, महापद्मनंद, अजातशत्रु, इन्होंने अपने सेनापतियों के साथ मिलकर इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम किया था, बहुत आगे मजबूती प्रदान करने का काम किया था। इन्हीं सारे रीजन की वजह से, ठीक है क्या, इन्हीं सारी रीजन की वजह से मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बनकर इमर्ज हुआ। याद रहेगा? तो किन कारणों से महाजनपद पावरफुल महाजनपद बनना, वो दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मगधा इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद? बता दिया मैंने, ये सारे रीजन थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। निम्न में से किस शासक के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई? ये तो आपके लिए बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेरे बिना बताए ही आप आंसर दे दीजिए। इसका कमेंट बॉक्स में क्या होगा? निम्न में से किस शासक के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई? कौन सा रूलर था जिसने मौर्य वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। जरा बता दीजिए किसने इसकी स्थापना की मौर्य वंश की? तो आसान सा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में अपने गुरु या अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से इसकी स्थापना की थी, इस मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसको? अंतिम नंद राजा घनानंद को हराकर, नंद रूलर घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की गई। जबकि मौर्य वंश को सबसे ज्यादा फैलाने का काम, सबसे ज्यादा विस्तार करने का काम अशोक ने किया। और अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी, सबसे पावरफुल और सबसे धर्मनिष्ठ क्या रूलर माना जाता है, ये बात याद रखिए। चंद्रगुप्त के बाद अगला रूलर बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अगला रूलर अशोक हुआ, याद रखना है। समुद्रगुप्त के बारे में मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच मौर्य डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? आप लोग देख सकते हैं, तब तक मैं साइड हो रहा हूं थोड़ा सा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया होगा। मौर्य डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? योर आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत नहीं है? यानी कि टॉपिक है एनसीईआरटी में फाइंडिंग आउट अबाउट मौर्यास, मौर्यास की जानकारी।
तो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो मौर्यास की जानकारी देते हैं, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो मौर्यास को इंफॉर्मेशन देते हैं? सबसे पहला इंडिका देखेंगे, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी, यहां पे सी हो जाएगा अशोक के अभिलेख, ऑप्शन डी ब्राह्मण, जैन या बौद्ध ग्रंथ। कौन से हैं जो मौर्य वंश की जानकारी नहीं देते? तो आपको याद रखना ये चारों ही ऑप्शन हैं, ऑल दीज ऑप्शंस विच इज रिलेटेड टू द मौर्यास, ये सारे के सारे मौर्यास की इंफॉर्मेशन देते हैं। इंडिका आपको याद रखना है, एक ग्रीक एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के द्वारा एक बड़ी फेमस बुक लिखी गई जिसका नाम था इंडिका। इंडिका विच इज प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास। मौर्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जानकारी ये व्यवस्थित रूप से देती है। साथ ही इस बुक में यह बताया गया था कि मौर्यास ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए अपने पॉलिटिकल यूनिट को 5 केंद्रों में बांटा था। साथ ही इनकी आर्मी में 1 कमेटी तथा 6 सब कमेटियां हुआ करती थी जो सेना की देखरेख करती थी। राजा अपने प्रशासन को चलाने के लिए लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे और काफी व्यवस्थित रूप से इनका रूल देखने को मिलता था। अर्थशास्त्र, ये बुक लिखी है चाणक्य ने। आपको पता होना चाहिए चाणक्य के कई नाम हैं, एक इनका नाम कौटिल्य भी है, और इनका रियल नाम क्या था? ये इनका रियल नाम था विष्णुगुप्त। इनका रियल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ये आप याद रखिएगा, इनका रियल नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, इन विष्णुगुप्त इनका रियल नाम हुआ करता था। और इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ आज तक आपको नहीं पता होगा, जहां तक मुझे पता है। चाणक्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? खल्लाटक। ठीक है, कौन हुआ? खल्लाटक नाम का व्यक्ति इनका उत्तराधिकारी हुआ। तो ये बात आपको याद रखनी है इनके बारे में। अशोक के अभिलेख बिल्कुल इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अशोक के अभिलेख से मिलती है। ब्राह्मण, जैन और बौद्ध ग्रंथ में भी मिलती है। ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को नीच कुल का बताते हैं। क्या बोलते हैं? नीच कुल का था। ठीक है, नीच कुल का, निम्न कुल का था। बौद्ध ग्रंथ उसको क्षत्रिय बताते हैं, बौद्ध ग्रंथ उसको क्षत्रिय बताते हैं। जबकि जैन ग्रंथ कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था, और वो पहला सम्राट था जो जैन वृद्धि संथारा की सहायता से उसने अपने प्राण त्यागे थे। संथारा का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जब व्यक्ति को यह पता लग जाए कि उसका मृत्यु बहुत नजदीक है, तो ऐसे में वो व्यक्ति खाना पीना त्याग देता है और अपना शरीर छोड़ने के लिए रेडी होता चला जाता है। इसी व्यवस्था को संथारा व्यवस्था कहते हैं। और संथारा व्यवस्था के तहत प्राण त्यागने वाला पहला सम्राट, पहला रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे और आपको कहां से मिलती है? तो आंसर है इन ग्रंथों से मिलती है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें हमें मौर्यास की इंफॉर्मेशन देती है। इंडिका मैंने बता दिया, मेगास्थनीज की अर्थशास्त्र आपको मैंने बता दिया, चाणक्य की अशोका के इंस्क्रिप्शंस, और लास्ट में ब्राह्मण, जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट। आगे ये अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी विशेषता मौर्य प्रशासन की नहीं है? आपको बताना है कौन सा फीचर मौर्य प्रशासन का नहीं है। ऑप्शन ए, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को 5 केंद्रों में बांटा गया था, अभी बताऊंगा। प्रशासन केंद्रों पर राज परिवार के लोगों को राज्यपाल बनाया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार सेना को 6 समितियों तथा 1 उप समिति में बांटा गया था। और डी, प्रशासन की कार्यप्रणाली के चलाने के लिए किसानों तथा व्यापारियों से टैक्स लिया जाता था, टैक्स कलेक्ट किया जाता था। एक बार मैं साइड हो रहा हूं, इसको आप एक बार देख लीजिए, आपको व्यवस्थित समझ में आ जाएगा। एक बार देखिए कौन सा था? निम्न में से कौन सी विशेषता मौर्य प्रशासन की नहीं है? कौन सी विशेषता मौर्य प्रशासन की नहीं है? जल्दी से आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। पढ़ लिया? आंसर दे दीजिए फिर जरा से, अगर पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया। देखिए अब जरा, सबसे पहले मौर्य प्रशासन को 5 केंद्रों में बांटा गया था। सबसे पहले इनकी कैपिटल राजगिरी, या आपको याद होगा पाटलिपुत्र। इसके अलावा तोसली, सुवर्णगिरी, तक्षशिला, इस तरह से ये 5 केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, प्रशासनिक केंद्रों पर राज परिवार के लोगों को राज्यपाल, बिल्कुल ये 5 पर, पॉलिटिकल यूनिट्स पर राजा के परिवार के ही लोग रूल करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार सेना को 6 उप समितियों में, जी नहीं, 1 समिति तथा 6 उप समितियों में, 1 कमेटी तथा 6 सब कमेटीज में डिवाइड किया गया था। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मौर्य प्रशासन की कौन सी इसमें विशेषता नहीं है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, यही। और आपको मैंने लास्ट में बता दिया कि प्रशासन को चलाने के लिए ये लोग टैक्स लेते थे किसानों से, आर्टिशन से और व्यापारियों से। तो आंसर है सी इज राइट। Which of the following is not a characteristics of Maurya administration? तो आंसर है अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज द आर्मी वॉज डिवाइडेड इनटू 6 कमेटीज। जी नहीं, 1 कमेटी एंड 6 सब कमेटीज। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला ये, निम्न में से कौन सा राजवंश तमिलकम वाले क्षेत्र में विकसित नहीं हुआ? इनमें से कौन सा राजवंश तमिलकम वाले क्षेत्र में विकसित नहीं हुआ? जल्दी बता दीजिए
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? कौन सा राजवंश तमिलकम वाले क्षेत्र में विकसित नहीं हुआ? ऑप्शन ए चोल राजवंश, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पांड्या, ऑप्शन डी सातवाहन। जल्दी बताइए कौन सा राजवंश आपको विकसित नहीं हुआ तमिलकम वाले क्षेत्र में? आपको पता होना चाहिए, जब आप इस तरह से इंडिया का मैप ड्रॉ करते हो तो साउथ का जो ये रीजन है जहां पर मैं ये टिक कर रहा हूं, इस रीजन को तमिलकम कहा जाता था। इस रीजन को तमिलकम कहा जाता था, तमिलकम। और इस तमिलकम वाले रीजन में एक बड़ा फेमस ग्रंथ है संगम टेक्स्ट, संगम ग्रंथ। संगम ग्रंथ से मुझे 3 राजवंशों की जानकारी मिलती है, और वो 3 राजवंश कौन है? चोल, चेर एंड पांड्यास। तो तमिलकम वाले क्षेत्र में 3 प्रमुख राजवंशों की स्थापना हुई, चोल, चेर एंड पांड्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर है डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सातवाहन आपको पता होना चाहिए, भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डेवलप हुए थे सातवाहन रूलर्स। काफी पावरफुल रूलर हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे आगे। सातवाहन रूलर अपने नाम के आगे अपनी मम्मी का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे पावरफुल रूलर हुआ इस वंश का, जिसे एका ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने ब्राह्मण के बनाए हुए रूलों को नहीं माना था, याद रखना है, ठीक है। इसे क्षत्रियों के दर्प को, क्षत्रियों के प्राइड को डिस्ट्रॉय करने वाला भी कहा जाता है। किसे? तो आंसर है, मैंने बताया, सातवाहन रूलर गौतमी पुत्र सातकर्णी को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड नॉट डेवलप इन द तमिलकम रीजन? योर आंसर इज चोला, चेरा, पांड्या। ये तीनों डेवलप हुए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सातवाहन। चोलास के बारे में याद रखिएगा, आपने नटराज की मूर्ति देखी है? नटराज आपने देखा होगा, दिल्ली में एक जगह है भारत मंडपम, जहां पर G20 की मीटिंग हुई थी। इस भारत मंडपम में बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, और ये बड़ी सी मूर्ति किसकी है? नटराज। और नटराज भगवान शिव से समर्पित थे। इनकी मूर्ति चोला में यहीं पे देखने को मिलती है, नृत्य मुद्रा में जो मूर्ति है। याद रखिएगा इनके बारे में, ठीक है। तो चोला के बारे में। अगला क्वेश्चन आइए, निम्न में से किस राजवंश ने अपने आप को दैविक राजा के रूप में दिखाया? कौन सा राजवंश हुआ जिसने अपने आप को दैविक राजा के रूप में दिखाया, डिवाइन किंग के रूप में दिखाया? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर दीजिए, किस राजवंश ने, किस डायनेस्टी के रूलर्स ने अपने आप को डिवाइन किंग दिखाया, दैविक राजा दिखाया? देखो, सबसे पहले डिवाइन किंग का मतलब क्या होता है? डिवाइन किंग का मतलब होता है कि अपने आप को यह दिखाना कि उन्हें ईश्वर ने रूल करने भेजा है, और ईश्वर ने अगर रूल करने भेजा है तो उनके द्वारा बनाए गए लॉज को जनता मानने से मना नहीं कर सकती। अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए कुछ राजा ऐसा करते थे। और सर्वप्रथम भारत में डिवाइन का टाइटल किसने लिया था? तो कुषाण रूलर्स ने ये लिया था। कुषाण रूलर अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लेते थे। क्या लेते थे? देवपुत्र की उपाधि लेते थे, देवपुत्र का टाइटल लेते थे। ऐसा माना जाता है कि ये टाइटल देवपुत्र का उन्होंने कहां से लिया? देवपुत्र का टाइटल उन्होंने चीन के रूलर्स से लिया, क्योंकि चीन के रूलर्स स्वर्गपुत्र का टाइटल लेते थे, उसी से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने देवपुत्र का टाइटल लिया होगा। शक रूलर्स इंडिया के सेंटर और वेस्टर्न पार्ट में डेवलप हुए। शक रूलर्स के बारे में आपने देखा होगा, भारत का हिंदी कैलेंडर इनके द्वारा ही शुरू किया गया था, शक रूलर्स के द्वारा। सातवाहन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी पेट्रोइड इटसेल्फ एज अ डिवाइन किंग? योर आंसर इज कुषाणा। कुषाण रूलर के बारे में एक और बात याद रखिए, भारत में सोने के सिक्के चलाने का क्रेडिट एनसीईआरटी में बताया गया है। भारत में सोने के सिक्के, भारत में कौन से? सोने के सिक्के, ठीक है, सिक्के। और कुषाण रूलर में सबसे पावरफुल रूलर हुआ है कनिष्क। कुषाण रूलर में सबसे पावरफुल रूलर हुआ है कनिष्क। और इसी कनिष्क के समय फर्स्ट एडी में बौद्ध, फोर्थ बौद्ध काउंसिल हुई, चौथी बौद्ध मीटिंग हुई। और इसी चौथी बौद्ध मीटिंग में बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हिस्से को हीनयान कहा गया और दूसरे हिस्से को महायान कहा गया। हीनयान में यह माना जाता था कि गौतम बुद्ध सामान्य व्यक्ति हैं, महायान में यह माना जाता था गौतम बुद्ध ईश्वर का रूप है। हीनयान में मूर्ति पूजा वर्जित है, आप आइडल वर्शिप नहीं कर सकते। महायान में आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं। हीनयान में यह कहा गया कि व्यक्ति को अपने आप निर्वाण प्राप्त करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सेल्फ एफर्ट डालने पड़ेंगे। दैट मीन्स अपदीपो भव होना पड़ेगा। जबकि महायान में कहा गया कि व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए बोधिसत्वा का सहारा ले सकता है। अब ये बोधिसत्वा कौन है? एक करुण जीव जो दूसरे व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त करने में हेल्प करता है, उसे बोधिसत्वा के नाम से जाना जाता है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी पेट्रोइड इटसेल्फ एज अ डिवाइन किंग? योर आंसर इज कुषाण रूलर्स। अगला ये क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। निम्न में से किसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी कल्हण, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी चाणक्य। साइड हो रहा हूं, आंसर दीजिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर
किसका? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग मुझे दे दीजिए, जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, देखिए अब जरा क्या होगा। निम्न में से किसके द्वारा प्राग प्रशस्ति की रचना की गई? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा हरिशैन। हरिशैन ने अपने राजा की तारीफ में, राजा कौन था प्राग प्रशस्ति में? समुद्रगुप्त। राजा कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी का रूलर, जिसे विंसेंट स्मिथ ने क्या बोला? भारत का नेपोलियन कहा इसको, भारत का नेपोलियन कहा इसको। और इसी की तारीफ में हरिशैन ने संस्कृत भाषा में प्राग प्रशस्ति की रचना करवाई। याद रखिएगा इनके बारे में, कालिदास, इनके बहुत सारे कुमार संभवम, मेघदूतम, ऐसी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। कल्हड़, कल्हड़ के बारे में बताया, इन्होंने बड़ी फेमस बुक लिखी जिससे मुझे और आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में पता लगता है। कश्मीर जो अभी बहुत न्यूज में है, पहलगाम, यहाँ पर 28 निर्दोष लोगों की मक्कार आतंकवादियों ने जान ले ली, निहत्थे लोगों की जान ले ली। अपने आप को ईमान वाले कहने वाले ये लोग निहत्थे लोगों पर वार करते हैं। अरे ज़्यादा ही लड़ने का शौक है, ज़्यादा ही ताकत दिखाने का शौक है तो आमने सामने आइए। अब आर्मी, आपको इंडियन आर्मी ढूंढ रही है, क्यों छिपे छिपे ढूंढ रहे हो? अगर रियल में ही लड़ने का शौक है तो सामने आइए ना। सामने तो आओगे तो फिर क्या होगा? पैंट गीली हो जाती है सेना का कौशल देखकर। और छुप के वार करते हो तो छुप के वार कौन करता है? बुजदिल, कायर। तो तुम लोग कायर ही हो, बुजदिल हो जो छिप के वार करते हो और निहत्था लोगों को मारते हो। अरे सीखो कुछ, तुम्हें कितनी बार माफ़ किया गया है। तो अब, लेकिन अब नहीं। बर्दाश्त की एक सीमा होती है और बर्दाश्त जब हद से ज़्यादा करने लगोगे तो हम ही खुद ही बुजदिल कहलाने लगेंगे। तो बुजदिल तो हम हैं नहीं, तो इसलिए अब आपको जवाब भी इसका बहुत अच्छे से मिलेगा। आपको घर घर ढूंढ ढूंढ के जहाँ जहाँ आप जैसे सपोले पैदा हो रहे हैं उनकी फन को कुचलने का काम हमारी सरकार, हमारा प्रशासन करेगा, जिसमें देश बहुत एकजुट है। पहली बार मुझे एक बहुत अच्छी देखने को मिली कि सारी पार्टियों ने राजनीति से परे जाकर इस सेंसिटिव आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुटता दिखाई है। ये दिखाई है कि राजनीति अपनी जगह, संसद में विरोध प्रतिरोध होता रहेगा, हम बाहर चुनाव एक दूसरे के विरोध में लड़ेंगे, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा पर आएगी, जब बात लोगों की सुरक्षा पर आएगी, जब बात एक देश की एकता पर आएगी, अखंडता पर आएगी, तब आप एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे। ये पहली बार बहुत अच्छा मुझे लगा। इस पर मैं सारी पार्टियों का इस पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छे से एकजुट होकर आए। चाहे वो राजीव गांधी जैसे नेता हों, राहुल गांधी जैसे नेता हों, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हों, सारे बड़े नेता एकजुट आए, एक मंच पर आए। ये बहुत अच्छा लगा कि आतंकवाद के फन को कुचलने के लिए, इन जैसे सपोले नागों को कुचलने के लिए एक साथ आना जरूरी भी था और ये सारी पार्टियां आईं। तो आप लोग बता दीजिए निम्न में से किसके द्वारा प्राग प्रशस्ति की रचना की गई? हरिशैन के द्वारा। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे, क्या है? तो प्राग प्रशस्ति वॉज रिटन बाय हुम अमंग द फॉलोइंग? योर आंसर इज हरिशैन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, क्या है? निम्न में से किस गुप्त वंश के शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अब आप बताइए, इस क्वेश्चन को समझाने में मुझे टाइम लगेगा। कितनी बार मैंने बता दिया कि भारत का किसको कहा जाता है? तो आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को, गुप्त डायनेस्टी के रूलर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा। श्रीगुप्त कौन थे? तो गुप्त डायनेस्टी के संस्थापक, फाउंडर कौन थे? गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर, याद रखिएगा। धर्मपाल कौन थे? याद रखिए, पाल डायनेस्टी के रूलर जिन्होंने विक्रमशिला, कौन सी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। याद कर, भूल गए या? बिहार का प्राइड विक्रमशिला। और कुमारगुप्त कौन थे? जिन्होंने, याद करें, एक और यूनिवर्सिटी है बिहार में बड़ी फेमस, क्या नाम है, बता सकते हैं आप? नालंदा यूनिवर्सिटी, उसका निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था। बताइएगा जरा, सही बोल रहा हूं मैं? तो जो भी आंसर है इसका दीजिएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने कराया था? आपके सामने मैंने तो बता दिया है, आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कब बनाई गई थी। ठीक है, कब बनाई गई थी ये, और यहाँ पर कौन सा बौद्ध भिक्षु चाइना से स्टडी करने आया था, तो ये भी आप मुझे बताइएगा यहाँ पे। आगे ये क्वेश्चन नंबर 12 मैंने क्या बोला? द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता डायनेस्टी इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? आंसर है समुद्रगुप्त। किसने बोला? विंसेंट स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, राजा की छवि जनता में उसके कार्यों पर निर्भर रहती थी। इस समय तक आते आते कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नहरें बनाई जाने लगी। ऑप्शन बी, सी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोहे की फाल वाले हलों का उपयोग होने लगा था। ऑप्शन डी, कृषि मुख्य रूप से व्यापारिक होती थी। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैं साइड हो रहा हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है जिससे कि आप पढ़ सकें, तो आप बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर।
कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राजा की छवि जनता में उसके कार्यों पर निर्भर रहती थी। इस समय तक आते आते कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नहरें बनाई जाने लगी। 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लोहे की फाल वाले हलों का उपयोग होने लगा और कृषि मुख्य रूप से व्यापारिक होती थी। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा, मैं अब इसका आंसर दे देता हूं। कृषि मुख्य रूप से व्यापारिक होती थी, जी नहीं, यह यहां तक अभी भी एग्रीकल्चर वॉज स्टेपल मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए, फूड के लिए, खुद के लिए इस्तेमाल होती थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारत के इतिहास में टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे पहला, इस समय तक आते आते लोहे का उपयोग होने लगा था। लोहे के उपयोग के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बढ़ा। दूसरा, इस समय तक आते आते मुद्रा कॉइन्स का यूज होने लगा था, जिससे ट्रेड बहुत आसान हो गया। तीसरा, इस समय तक आते आते नए राज्यों का उदय हुआ 16 महाजनपद। और चौथा, इस समय तक आते आते नए रिलीजियस वैल्यूज, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इमर्ज होकर आए। इसी वजह से 6th सेंचुरी बीसी को टर्निंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस समय लोहे के फाल वाले हलों का उपयोग होने लगा। पैडी, धान की बुवाई की जगह रोपाई होने लगी, ट्रांसप्लांटेशन होने लगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इरिगेशन के सोर्सेज आ गए, नहरें, तालाब, कुएं बनाए जाने लगे। इससे हुआ क्या? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। और कृषि मुख्य रूप से व्यापारिक होती थी, जी नहीं, वो अभी तक सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती थी। वो याद रखना, कमर्शियल नहीं होती थी, सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती थी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, एग्रीकल्चर वाज मेनली कमर्शियल, जी नहीं, इट वाज सेल्फ कंज्यूम्ड। ठीक है, याद रखिए। कौन सा मिलान सही नहीं है? आपसे पूछा है कौन सा मिलान इनमें से सही नहीं है। ऑप्शन ए, बिल्लालर बड़े भूस्वामी, अणिमई कृषिदास, अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि, प्रभावती गुप्त मौर्य शासक। जरा बता दीजिए कौन सा इनमें से मिलान सही नहीं है। ये भी आपको हलवा सा क्वेश्चन है। चलो आंसर दूं या आप लोग आंसर दे रहे हो? चलो मैं आंसर देता हूं। प्रभावती गुप्त, यही है। प्रभावती गुप्त मौर्य रूलर नहीं थी। प्रभावती गुप्त मौर्य रूलर नहीं थी, तो फिर क्या थी ये? बिल्लालर बड़े भूस्वामी, सही बात है। अणिमई कृषिदास, सही बात है। अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहते थे। और ये टैक्स फ्री होती थी, इस पर टैक्स फ्री, टैक्स नहीं लगता था। ये क्या होती थी? टैक्स फ्री लैंड होती थी। ठीक है, टैक्स फ्री लैंड होती थी, इस पर टैक्स नहीं लगता था। प्रभावती गुप्त, यही गलत है। प्रभावती गुप्त का संबंध गुप्त डायनेस्टी से था। ये चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर, और इसका विवाह, इसकी शादी मध्य प्रदेश के बकाटक परिवार में राजा रुद्रसेन से हुई थी। और ये उस समय की सबसे पावरफुल लेडी, जिसने बड़ी मात्रा में भूदान दिया था, लैंड को दान में देने का काम किया था। तो प्रभावती गुप्त के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट? बिल्लालर लार्ज लैंड ओनर, सही है। अणिमई एग्रीकल्चर स्लेव, सही है। अग्रहार लैंड डोनेट टू ब्राह्मण, बिल्कुल टैक्स फ्री होती थी। और लास्ट में प्रभावती गुप्ता मौर्य रूलर, जी नहीं, इट वॉज, बताइए बताइए, सी वॉज गुप्ता रूलर। ठीक है, गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, कौन सा मिलान सही नहीं है? कुछ शहरों के नाम दे रखे हैं। मथुरा राजनीतिक आर्थिक केंद्र, श्रेणी शिल्पकारों की संस्था, लंबी दूरी का समुद्री व्यापार लाभकारी व खतरनाक, मंदसौर अभिलेख लोहारों की जानकारी। जरा बताइए कौन सा अभिलेख, कौन सा मिलान सही नहीं है? थोड़ा पढ़ लीजिए एक बार फिर से, फिर मैं आपको इसका आंसर देने वाला हूं। क्या होगा इसका आंसर? पढ़ा आपने? बहुत बढ़िया। अब चलिए मैं बात करता हूं। सबसे पहले मथुरा, इट वॉज फेमस फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज इट राइट? श्रेणी शिल्पकारों की संस्था, बिल्कुल। इट वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्टिशंस विच इज डिसाइड द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द गुड्स। ये श्रेणी शिल्पकारों की संस्था होती थी जो चीजों को डिसाइड करती थी, उनके प्राइस को डिसाइड करती थी। लंबी दूरी का समुद्री व्यापार, ये बहुत ज्यादा जो लॉन्ग रूट समुद्री ट्रेड था, इट वॉज वेरी, आप कह सकते हो लाभकारी व खतरनाक। लाभकारी था, प्रॉफिटेबल था, बट इट वॉज वेरी डेंजरस, क्योंकि समुद्री लहरें और वो सारी चीजें और नावें उतनी पावरफुल नहीं थी। फिर प्लस समुद्री लुटेरों का डर, इस वजह से। मंदसौर अभिलेख, दिस इज वेरी वेरी, मंदसौर पिलर, इट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बीवर्स, यानी कि मंदसौर अभिलेख में आपको बुनकरों की जानकारी मिलती है, ना कि लोहारों की। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। मंदसौर अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश का है, आपको याद रखना है। राजस्थान के, गुजरात के लाट में रहने वाले बुनकर बीवर्स ने मंदसौर के राजा के बारे में सुना कि वहां पर व्यवस्था अच्छी है, इसी वजह से वो लाट से मंदसौर आ गए, जहां पर इस अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? तो आंसर है, मैंने क्या बोला? बुनकरों की जानकारी, यानी कि बीवर्स की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर
15 का आंसर क्या होगा? डी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? योर आंसर इज मंदसौर इंस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लैक स्मिथ जी नहीं, इंफॉर्मेशन अबाउट आर्टिशंस। सही बोल रहा हूं? नो, इन वीवर्स, वीवर्स की इंफॉर्मेशन ये देता है। क्वेश्चन नंबर 16 पाइए, कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए, पंचमार्क सिक्के मौर्य रूलर्स ने चलाए थे। राजा के नाम व फोटो वाले सिक्के हिंद यूनानी इंडो ग्रीक रूलर्स ने चलाए थे। सोने के सिक्के कुषाण रूलर्स ने चलाए थे और योद्धे सिक्के गुप्त रूलर्स ने चलाए थे। जल्दी बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बिल्कुल जल्दी जल्दी मैं करता हूं, जिससे कि थोड़ा क्लास छोटी रहे और आप व्यवस्थित रूप से देख पाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 2 बार क्लास देखिएगा। नए हैं इस चैनल पर तो उन बच्चों के साथ भी शेयर करिएगा जो जिन्होंने क्लासेस नहीं ली हैं कहीं, और उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा कि आपने उनके साथ ऐसी क्लास शेयर की जहां से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है? पंचमार्क कॉइन मौर्य रूलर्स, बिल्कुल सही बात है। राजा के नाम व फोटो वाले सिक्के हिंद यूनानी इंडो ग्रीक, बिल्कुल सही बात है। सोने के सिक्के कुषाण रूलर, बिल्कुल सही बात है। योद्धे सिक्के गुप्त रूलर, ये बदमाशी की है मैंने। योद्धे सिक्के किसने शुरू किए थे? ये शुरू किए थे ट्राइबल रूलर्स ने। आदिवासी शासकों के द्वारा शुरू किए गए सिक्कों को योद्धे सिक्के कहा जाता था। तो गुप्त शासकों ने क्या किया? गुप्त शासकों ने भव्य सोने के सिक्के, स्पेक्ट्रल गोल्ड कॉइन्स वाज इशूड बाय द गुप्ता रूलर्स। भव्य सोने के सिक्के चलाने का क्रेडिट गुप्त रूलर्स को जाता है। तो कौन सा मिलान सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी इज क्वेश्चन नंबर 16 का डी इज द राइट आंसर। तो अगला एक और देख लीजिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज नॉट करेक्ट? पंचमार्क कॉइन मौर्य रूलर्स, कॉइन्स विद द नेम ऑफ फोटो ऑफ किंग इंडो ग्रीक, बिल्कुल सही बात है। गोल्ड कॉइन्स कुषाण रूलर्स, योद्धे कॉइन्स गुप्ता रूलर्स। यही यहाँ पर बदमाशी है। गुप्ता रूलर्स ने स्पेक्ट्रल गोल्ड कॉइन्स भव्य सोने के सिक्के शुरू किए थे। योद्धे कॉइन वाज इशूड बाय द ट्राइबल रूलर्स। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस सागर को एरिथ्रियन सी के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा सी है जिसे एरिथ्रियन सी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए, काला सागर, दैट मींस ब्लैक सी। ऑप्शन बी, भूमध्य सागर, दैट मींस मेडिटेरियन सी। ऑप्शन सी, लाल सागर, दैट मींस रेड सी। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो एरिथ्रियन पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एक बुक है जिसमें एक सागर यानी कि एक सी की बात की गई है, और वो सी कौन सा है? लाल सागर। तो निम्न में से एरिथ्रियन सी के नाम से किसको जानते हैं? लाल सागर को जानते हैं, जहां से ट्रेड होता था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एरिथ्रियन सी? रेड सी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, निम्न में से किस लिपि को अन्य सभी लिपियों की जननी कहा जाता है? कौन सी ऐसी इंस्क्रिप्ट है जिसे अन्य सभी लिपियों की जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए, खरोष्टी। ऑप्शन बी, गुरुमुखी। ऑप्शन सी, ब्राह्मी। और ऑप्शन डी, रोमन। तो कौन सी लिपि को अन्य सभी लिपियों की जननी कहा जाता है? आप बताओगे कौन सी लिपि को अन्य सभी लिपियों की जननी कहा जाता है? तो आंसर है ब्राह्मी। आज आप जितनी भी आधुनिक लिपियां देखते हो उन सभी लिपियों को जन्म देने वाली ब्राह्मी हैं। ब्राह्मी से खरोष्टी, देवनागरी, गुरुमुखी, ये सारी लिपियां निकली हैं। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? इसी वजह से इस लिपि को जननी कहा जाता है, मदर कहा जाता है। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है, इंग्लिश तो आपको पता है रोमन में लिखी जाती है। चलें आगे, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट? आंसर है ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के द्वारा महामानता अधिकारियों की नियुक्ति निम्न में से किन कारणों के चलते की गई थी? अशोक ने अपने प्रशासन को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए, फैलाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिन्हें महामानता कहा गया है। ऑप्शन ए, क्या वो कृषि की देखरेख करते थे? ऑप्शन बी, सेना के लिए, या धम्म के विचार को फैलाने के लिए? डी, इनमें से कोई नहीं। तो मैं इसका बड़ा आंसर है, अशोक के द्वारा महामानता नामक अधिकारी धम्म के विचार को फैलाने के लिए नियुक्त किए गए थे, और ये धम्म के विचार को फैलाने का काम करते थे, जिससे कि प्रशासन में एक व्यवस्थित कनेक्टिविटी रहे। धम्म के आइडिया को प्रमोट करने के लिए, टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ धम्म, अशोका वाज अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स वर कॉल्ड महामानता, धम्मा महामानता। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, अभिलेखों की निम्न में से कौन सी सीमा नहीं है? इनमें से कौन सी इंस्क्रिप्शंस की लिमिटेशन नहीं है? तो लिमिटेशन, अभिलेखों के अक्षर धुंधले हो गए हैं, अधिकतर अभिलेख राज परिवारों की जानकारी देते हैं, अभिलेखों से प्राप्त जानकारी पूर्ण रूप से सटीक नहीं है, और डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है बताइए? अभिलेखों की निम्न में से कौन सी सीमा नहीं है? तो देखिए साहब, तीनों हैं। अभिलेखों के अक्षर धुंधले हो गए हैं, अधिकतर अभिलेख राज परिवारों की जानकारी देते हैं, अभिलेखों से प्राप्त जानकारी पूर्ण सटीक नहीं है, और आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर पूछा है कौन सी नहीं है, तो एक इसमें से सभी हैं, तो आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। याद रहेगा? तो देख लीजिए एक बार और, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस? द लेटर्स ऑफ द इंस्क्रिप्शन हैज बिकम ब्लर्ड
most of inscription provide information about royal families. The information obtained from the inscription is not completely accurate. और D, none of these. Answer is none of these. ठीक है, तो ये था पूरी क्लास. मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप दिस इज द राइट टाइम टू गिव स्ट्रेंथ फॉर देयर प्रिपरेशन. बहुत थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, अपने आप को लगा दो. आज मैं आपके साथ एक शेर भी शेयर करना चाहता हूं जो मेरे टीचर्स ने हमारी क्लासेस में सुनाया था. वो यहाँ पे लिखा हुआ है. शेर कुछ ऐसे है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे. अगर कुछ करने की जज्बा है ना आप में, कुछ करने की ताकत है, कुछ करना चाहते हो, तो क्या मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. दाना जब आप एक बीज डालते हो ना, मिट्टी में मिलता है और उसके बाद फिर वो एक बड़ा वृक्ष बनता है जो आने वाली कई सदियों तक अपनी छाया, फ्रूट्स सबको प्रोवाइड करता है. यही आपसे उम्मीद है कि आप भी अपने पंखों को, अपने सपनों को पंख देंगे और एक ऐसी उड़ान भरेंगे जिससे आप, आपका परिवार, आपका समाज, आपका गांव, आपका शहर और आपका देश तरक्की की राह पर आगे जाए. तो ये था आज की क्लास. थोड़ी लंबी है और इसी बात के साथ मैं अपनी क्लास को ख़त्म करूँगा. आपसे नेक्स्ट क्लास में मेरी मुलाकात होगी. तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त तरीके से अपने आप को रखिए, थोड़ा स्वस्थ रखिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियर है. फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए और स्ट्रेस बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है. छोड़ दीजिए क्या ईश्वर पर और बोल दीजिए कि आपन काम संभालो. आप ही आपका ही काम है, संभालो. बस मेरी मेहनत है, मैं मेरा काम करता रहूँगा, बाकी आप सबको देखना है. तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा. मिलूंगा ऐसी क्लास में. तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.